नमस्कार, मैं स्मरणभूमि से रोहित शर्मा। भारत के क्रांतिकारी इतिहास में बहुत सारे हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हस्ताक्षर हैं जिसने भारत के इतिहास को बदलने का काम किया है। इसमें कई सारे नाम हैं, जिनमें भगत सिंह की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आफ्टर आज़ादी के बाद का जो प्रकरण रहा है, उसमें दो बड़े हस्ताक्षर रहे हैं। एक चारू मजूमदार, दूसरे शिवदास घोष। दोनों ही एक महान क्रांतिकारी के तौर पर भारत में जाने और पहचाने गए हैं। चारू मजूमदार के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है और उनके बारे में चीज़ें बहुत सारी स्पष्ट हुई हैं। आज शिवदास घोष जी का जन्मदिन भी है और मृत्यु दिवस भी है। दोनों एक साथ, ऐसा संयोग बहुत ही कम मिलता है। मेरे साथ हैं एससीसीआई कम्युनिस्ट के पॉलिट ब्यूरो मेंबर चंडीदास भट्टाचार्य जी। इनसे हम जानेंगे कि ये जो शिवदास घोष जी की लाइन था या उनका जो काम करने का तरीका था, वो किस तरीके से भारत को प्रभावित किया, और नक्सलवादी का जो विद्रोह था चारू मजूमदार के माध्यम से जो उन्होंने किया था, उससे किस तरह से अलग था या किस तरह से साथ था, दोनों का क्या अपना महत्व रहा, मतलब रहा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका है स्मरणभूमि में। जी जी। सबसे पहले सवाल यही पूछेंगे सर आपसे, हम कॉमरेड बोल सकते हैं आपको हम। आज शिवदास घोष जी का जन्मदिन भी है और मृत्यु दिवस भी है, दोनों एक साथ है। तो आपने स्मृति सभा लिखा है, तो जन्मदिन क्यों नहीं मनाए, मृत्यु दिवस ही क्यों मनाए, क्यों महत्वपूर्ण है? जन्म दिवस पर तो जन्म हुए हैं, लेकिन जिंदगी भर जो स्ट्रगल हुए हैं, इसके द्वारा कुछ गुणावली अर्जन किए हैं जी। वो गुणावली का परिणाम से जो चरित्र बन गए, वो तो जितना दिन जिंदा रहे इतना दिन कभी कभी आगे बढ़ते हैं। इसलिए मृत्यु दिन जो है, उस समय वो स्ट्रगल का एक कल्मिनेशन है, परिणाम है, मैच्योर्ड है। इसलिए स्मृति दिवस हम लोग सब ऑब्जर्व किए हैं। इसके साथ जन्मदिन 100 बरस, 200 बरस और 50 ईयर्स ऐसा ही कर सकता, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो मृत्यु दिवस है, जो परिणाम पर आए हैं, जिंदगी भर लड़ाई करने के साथ जो अर्जित किए हैं, वो भी शरण करना जरूरी है। इसलिए एक चीज जानना था कि भारत में दो ऐसे थाउट है, एक चारू मजूमदार की थाउट है, एक एससीसीआई की मैंने शिवदास घोष जी का थाउट है, जो कि माओ त्से-तुंग को देश में स्थापित करते हैं। तो आप जब माओ को स्थापित करने की बात करते हैं, तो क्या मानते हैं माओ के बारे में, भारत एससीसीआई क्या मानती है? ये पहली बात ये है कि वो जो सोसाइटी को परिवर्तन हो रहा है, आदिम समाज से स्लेव सिस्टम, उसके बाद फ्यूडलिज्म, उसके बाद जो कैपिटलिज्म को जीवाद आए हैं, इसके परिवर्तन के साथ साथ समाजतंत्र प्रतिष्ठा करने के लिए ये जो समाज व्यवस्था के परिवर्तन को जो नियम है, वैज्ञानिक नियम हमें मार्क्स आविष्कार किए हैं। ये मार्क्सिज्म इसलिए एक परिपूर्ण विज्ञान है। समाज व्यवस्था के परिवर्तन के जो वैज्ञानिक नियम है, इसके आधार पर जो विज्ञान, वो विज्ञान को एक एक देश के प्रयोग करने के लिए, कंक्रीटाइज करने के लिए अलग अलग रूप से कंक्रीटाइज करना पड़ेगा। एक विज्ञान ये है जनरल साइंस, वो भी कोई स्थिति में कंक्रीट रूप से प्रयोग करना पड़ेगा। भारतवर्ष में जैसे ही भी प्रयोग करना है, जर्मन में, रशिया में, चीन में, वो अलग अलग रूप से प्रयोग करना पड़ेगा। हमने लेनिन मार्क्सवाद प्रयोग किए हैं रशिया में, उसके आगे बढ़ाने लिए है स्टालिन। माओ त्से-तुंग चीन के माटी, चीन को जो देश, उनका जो स्थिति थे उस समय, उनका स्थिति से मार्क्सवाद लेनिनवाद को सफल रूप से प्रयोग किए हैं, कंक्रीटाइज किए हैं। इसके द्वारा माओ त्से-तुंग को जो चिंतन ये आए, ये है मार्क्सवाद लेनिनवाद के प्रयोग किए हैं। लेकिन भारतवर्ष को साथ चीन को जो सामाजिक स्थिति वो एक ही नहीं है।
कोई देश को स्थिति अलग देश और देश के साथ एक नहीं हो सके, कुछ भी डिफरेंस है। इंडिया को जो स्थिति है 15 अगस्त को जो हमारा देश में समाज व्यवस्था बने हुए हैं, ये है कैपिटलिज्म, इंडियन कैपिटलिज्म है। भारतवर्ष को पूंजीपति वर्ग को ऊपर जिम्मेदारी आए है, वो इनको जो भारतवर्ष के शोषित मजदूर वर्गों को एक और पूंजीपति वर्ग वो यार एक, ये दो साथ है। पूंजीपति वर्ग को ऊपर जिम्मेदारी आए हैं, ब्रिटिश उन लोगों को पास जिम्मेदारी दिए हैं शोषण करने के लिए, शासन करने के लिए। तो ये मुक्त करने के लिए शोषित और श्रमिक मजदूर को मुक्त करने के लिए क्या है, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई करना पड़ेगा। पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई करने का जो स्तर है, ये स्तर के कहते हैं समाजतांत्रिक रेवोल्यूशन का स्तर। स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन है समाजतांत्रिक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का स्तर। लेकिन चीन को जो स्थिति है, वो स्थिति है कि जो अलग देश को जो साम्राज्यवाद उसके कॉलोनी थे, इसके साथ साथ हुआ पर जमींदारी सिस्टम थे, फ्यूडलिज्म थे। माओ सेतुंग इस देश को सैन्य विश्लेषण करने के साथ हुई कि ऐसा ही बात दिए है कि जो चीन को स्थिति है कि कॉलोनियलिज्म, सेमी कॉलोनियलिज्म, फ्यूडलिज्म, सेमी फ्यूडलिज्म, अर्धसामंती हाँ, जी, इसके साथ बुर्जुआ समाज को एक साथ मिलाकर लड़ाई करने होगा श्रमिक वर्ग को नेतृत्व में। इसलिए उस जो विप्लव है उनका नाम दिया है माओ सेतुंग नया गणतांत्रिक विप्लव, न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, नव जनवादी क्रांति भी बोलते हैं बिहार में जी। ये जो विप्लव है, ये का स्तर क्या है, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का स्तर। लेकिन बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन जो बीडीआर कहते हैं, उनका नेतृत्व है बुर्जुआ का। ये न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का नेतृत्व श्रमिक वर्गों के पास है। इसलिए सन यात सेन को साथ, लेनिन भी कहते हैं सन यात सेन को भी चरित्र अच्छा है जी, इसके साथ लड़ाई करना है। लेकिन माओ सेतुंग कॉमरेड शिवदास घोष को शिक्षक है मानते हैं। लेकिन चीन देश को जो स्थिति थे, वो भारतवर्ष की स्थिति यहाँ नहीं है जी। एक चीज़ जानना था मुझे कि चीन में माओ सेतुंग ने संघर्ष किए और सोवियत संघ में भी लेनिन ने संघर्ष किया, स्टालिन ने किया, उसके बाद बचाए, वो जो करना था उन्होंने किया। द्वितीय वर्ल्ड वार में हिटलर को परास्त करके बहुत दुनिया को किए। मेरा सवाल रहेगा कि चीन भी पहले तो रूस बदल गया, पूंजीवाद में कन्वर्ट कर गया, और आफ्टर देन चीन भी जो 76 के बाद में बदल गया पूंजीवाद में। तो चारों मजूमदार के जो अनुयायी हैं भारत में, वो मानते हैं कि 76 में ही जब से माओ सेतुंग की मृत्यु हुई, चीन बदल गया। तो आप इससे कितना सहमत हैं? कब बदला माओ सेतुंग की मृत्यु के साथ साथ चीन बदल गए, ये नहीं। मेरा सवाल है कि चीन को जो स्थिति माओ सेतुंग को मृत्यु के पर हुए हैं, वो चीन को मार्क्सवाद लेनिनवाद के सही रास्ता पर नहीं चल रही। इसलिए धीरे से धीरे पूंजीवादी जो अर्थनीति है, पूंजीवादी जो राष्ट्रनीति है, वो धीरे से धीरे लागू किए हैं। उसके बाद 2001 साल से चीन पूरा सोशलिस्ट स्टेट के बदल होने के साथ साथ पूंजीवादी स्टेट और इंपीरियलिज्म स्टेट में बदल गए। ये 2001 ईस्वी से 2001 के उसके पहले माओ सेतुंग जब कल्चरल रेवोल्यूशन किए थे, उसके बाद ऐसा ही बोल रहे थे ना, जो बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर। क्यों? वो देख रहे हैं कि जो राष्ट्रों की स्थिति जो है, इस स्थिति पर कम्युनिस्ट कल्चर को जो होना चाहिए वो भी कुछ गलती है, कमती है। इसलिए कल्चरल रेवोल्यूशन किए हैं। ये है मैग्निफिसेंट। कॉमरेड शिवदास घोष इस कल्चरल रेवोल्यूशन के कहते हैं ये बहुत बढ़िया कल्चरल रेवोल्यूशन है, मैग्निफिसेंट है। लेकिन इसके बाद कुछ काम हुए हैं, लेकिन जो संभावना पूंजीवादी जो संभावना वो भी रहते हैं। ये लेनिन, मार्क्स सभी नेता कहते हैं पूंजीवाद से साम्यवाद, ये जो स्तर है, ये स्तर को ट्रांजिशनल फेज है सोशलिज्म। सोशलिस्ट सोसाइटी ये है अंतर्वर्तीकालीन स्तर है, ट्रांजिशनल फेज। इसलिए जो सोशलिज्म है उस समय कुछ कुछ पूंजीवादी नियमों, अर्थनीति पर, समाज नीति पर रहना के संभावना है। मनी सर्कुलेशन है,
मार्केट है, मैं रिवर्स हो इसलिए- सकता है। हाँ, होने का संभावना है। रहता है। जब तक पूरा श्रेणी का स्टेट, श्रेणी का दौर ये खत्म होने का संभावना नहीं है, पूरा दुनिया भर कम्युनिज्म नहीं आए हैं, सोशलिज्म ऐसा स्तर है, लीडरशिप अच्छा ढंग से सही ढंग से परिचालित करने की संभावना अगर कोई कमती है तो पिछले की संभावना है। ये संभावना जनता को मध्य जो संस्कृति है, उनको जो कल्चरल ट्यून है, उनको जो हैबिट का पावर है, इसको क्षमता अच्छा है। और थोड़ा इकोनॉमी में जो भी पूंजीवादी सिस्टम को कुछ स्तर है, इसलिए सही ढंग से परिचालित करना नहीं हो तो संभावना है। ये लेनिन उनका किताब है लेफ्ट विंग कम्युनिज्म एंड इन्फेंटाइल डिसऑर्डर, उनमें कहते हैं, माओ सेतुंग भी कहते हैं। माओ सेतुंग चाहते हैं लेकिन आफ्टर माओ सेतुंग डेथ ये संभव हो नहीं सकता, इसलिए बदल गए। तो मतलब आप कहा चाह रहे हैं कि जो गुआओ फेंग थे, उसके बाद टेंग शॉपिंग आए, इसके बाद आपको जो चीज़ें तेंजिंग आए जो थे, वो ये लोग लगभग ठीक ठाक लोग थे, कम्युनिस्ट थे। ये सभी ठीक ठाक थे तो कैसे हुए? माओ सेतुंग के मृत्यु के बाद ये सभी लोग को साथ साथ पूरा बदल नहीं हुए, लेकिन बदल होने का जो स्थिति वो ये सब लोग स्कोप दिए हैं, सुयोग दिए हैं, सचेतन रूप से और अवचेतन रूप से जो भी है दिए हैं। ये मार्क्सिज्म के एक ना साइंस क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है, उसके बाद एक समय आया है क्वालिटेटिव चेंज हुए। पहले क्वांटिटेटिव चेंज हुए थे, लेकिन जब स्टेट पूरा से कैपिटल स्टेट बन गई उस समय क्वालिटेटिव चेंज हो गया। वो माओ सेतुंग की जो मृत्यु है 1976 को 9 सितंबर, उनके साथ साथ पूरा चीन बदल गई, ऐसा ही नहीं है। उसके बाद जो नेतृत्व आए हैं, उसके बाद जो नेतृत्व गुआओ है, फेंग आए, उसके बाद टेंग शॉपिंग आए, आए है, इसके लिए नहीं जाते हैं। उसके बाद अभी तक माओ सेतुंग के नाम है, क्योंकि माओ सेतुंग के ऊपर जो पब्लिक को जो इमोशन अभी तक जिंदा है वो यूज कर रहा है, लेकिन वो स्टेट को जो प्रोडक्शन को जो मोटिव फोर्स वो प्रॉफिट हो गई, वो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन प्रतिष्ठित हुए हैं, सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वो खत्म हो चुका है। एक चीज़ था, भारत में खास करके एक डिबेट चलता रहा है हमेशा कम्युनिस्टों के बीच में, वो था 9th कांग्रेस और 10th कांग्रेस को लेकर के। 9th कांग्रेस को जो लीड कर रहे थे वो थे लिन पियाओ, और 71 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है, भाग रहे थे देश छोड़ करके। तो भारत के कई कम्युनिस्ट पार्टियों में एक डिबेट चलता है कि लिन पियाओ गद्दार थे, दूसरा बोलते हैं कि नहीं लिन पियाओ बढ़िया थे। तो इस मामले में एससीसीआई क्या सोचती है, शिवदास घोषी क्या सोचते हैं? हाँ, जब 9th कांग्रेस का रिपोर्ट प्रकाशित हुए थे तब हमारा पार्टी के नेता कॉमरेड शिवदास घोष, मार्क्सिस्ट चिंतनकर, उन एक भाषण थे, इस भाषण से डिस्कशन किए कि जो लिन पियाओ के द्वारा somehow माओ सेतुंग इज बीइंग अरेस्टेड, क्योंकि जो भी माओ सेतुंग माओइज्म बार से बन रहा है, ये माओ सेतुंग के द्वारा समर्थित हो नहीं सके, इसलिए वो डिस्कशन हमारे पास थे। लेकिन कॉमरेड शिवदास घोष ऐसे ही बोले, अभी तक दुनिया को जो कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहा है उसके नेता है माओ सेतुंग। ये जो रिपोर्ट हम लोग तो गेस कर रहा हूँ, हम लोग सटीक ढंग से पहचानते नहीं, जानते नहीं, लेकिन जो हम लोग समझते हैं इस होना का संभावना है। इस रिपोर्ट हम लोग स्पीच नहीं छापे। कुछ दिन बाद जब 10th कांग्रेस में ऐसे ही हुए, जो 9th कांग्रेस को दिस रिपोर्ट जो लिंक किया है वो अच्छा नहीं है, लेकिन माओ सेतुंग की ये बात है कि दी बेस्ट पॉलिटिकल लाइन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इट डिसाइड्स एवरीथिंग। वो जो माओ सेतुंग बोले हैं 10th कांग्रेस, उस समय 10th कांग्रेस को साथ 9th कांग्रेस को डिस्कशन हम लोग छापे हैं। अभी कल मैं किताब देख रहा था शिवदास घोषी का, संग्रहित रचनाएं, सुनिंदा रचनाएं थी उनकी।
उसमें प्रथम वॉल्यूम में 9th कांग्रेस 10th कांग्रेस का जिक्र किया गया है। हाँ। तो 9th कांग्रेस में उसमें लिखे हैं कि लिन पियाओ उसको लीड कर रहे थे उस 9th कांग्रेस को बिहाफ ऑन माओ त्से-तुंग, और उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं हाँ। और विरोधाभास भी बहुत सारे हैं। इसलिए डिसीजन हुए थे कि जो लिन माओ त्से-तुंग somehow is being encircled by the Lin Piao। ये है डिस्कशन। नहीं, क्या फिर से बोलिएगा? माओ त्से-तुंग जो चाहते हैं वो नहीं कर सके क्योंकि सर्कमस्क्राइब्ड बाय लिन पियाओ, इसलिए 9th कांग्रेस को जो रिपोर्ट है ऐसा माफिक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट माओ त्से-तुंग द्वारा प्रस्तुत ये संभव नहीं है। ये बात कॉमरेड शिवदास घोष करते उस किताब में है ही, लेकिन उस समय हम लोग नहीं चाहते। कॉमरेड शिवदास घोष माना किए क्योंकि माओ त्से-तुंग को जो इमेज दुनिया को कम्युनिस्ट आंदोलन के पास है ही, उसको डिस्टर्ब करना कभी उचित नहीं है। इसलिए 10th कांग्रेस में जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खुद बोल रहा है जब 9th कांग्रेस में लिन पियाओ ऐसा ऐसा काम किया है, उस समय 9th कांग्रेस की रिपोर्ट और 10th कांग्रेस की रिपोर्ट एक साथ से प्रकाशित हुई। मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, तो उसमें 78 ईस्वी में, उससे पहले लगभग माओ त्से-तुंग की हत्या करने का प्रयास भी लिन पियाओ ने किया था। तो लिन पियाओ के मामले में क्या गद्दार मानते हैं या ये मानते हैं? अभी भी डिबेट का हिस्सा बना हुआ ये। लेकिन लिन पियाओ के अंदर में वो जो एस्पिरेशन है, कम्युनिस्ट पार्टी को लीडर बनने के लिए जो एस्पिरेशन है, उनके साथ जो मिलिट्री और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर थे उसके परिचालित करने के लिए जो क्षमता के लिए जो क्या है, उनको जो चाहिए है, उनको चाहते हैं, लीडर बनने के लिए चाहते हैं और क्षमता खुद को अर्जन करने के लिए चाहते हैं। ये है उनका कम्युनिस्ट कैरेक्टर को खिलाफ बुर्जुआ कैरेक्टर, पेटी बुर्जुआ कैरेक्टर वो जीत किए हैं। लेकिन पोजीशन में पहले थे। पहले लिन पियाओ को तो माओ त्से-तुंग को दूसरा नेक्स्ट टू माओ त्से-तुंग लिन पियाओ के नाम आए थे। इसलिए बंगाल से कोई कॉमरेड जो भी सीपीआई और नक्सल ग्रुप थे उनके संतान भी नाम दिए हैं लिन पियाओ दिए। लेकिन वो 9th कांग्रेस के पास ये परिष्कार हुए हैं। 10th कांग्रेस के समय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ त्से-तुंग ये क्लियर हो गई जो लिन पियाओ अच्छा रूप से नहीं है, वो डिस्टर्शन किए हैं मार्क्सवाद का और डिजेनरेटेड हुए हैं और रेविशनिस्ट बन गए। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है आप जानना मुझसे आपसे कि अभी चीन में ये डिबेट फिर चालू हो गया है कि लिन पियाओ को महान सेनानी इस तरह से बताया जा रहा है। बहरहाल बाय द वे अब तो चीज़ ही खत्म हो गया चीन का, तो खाना उस जवाब बस में जवाब नहीं है। मेरा एक सवाल रहेगा, जब माओ त्से-तुंग की मृत्यु होती है, मृत्यु के ठीक 1 महीने के बाद, आपने कहा कि सब चीज़ बदली नहीं है, चीज़ चलती रही है, ठीक 1 महीने के बाद गैंग्स ऑफ 4 का जिक्र आता है, जिनको कि मतलब अरेस्ट कर लिया गया और उसमें जो है काफ़ी उन लोगों को शायद मार भी दिया गया, जो फिक्स याद नहीं, लेकिन उनकी जो उसमें लीड कर रही थी उसमें गैंग्स ऑफ 4 की, उसमें आपको माओ त्से-तुंग की पत्नी चियांग किंग थी और उनकी अभी हाल में 24 में शायद समथिंग याद ठीक से नहीं आ रहा है, 24 या 25 में, 24 या 22 में उनकी मृत्यु हुई है जेल में रहते हुए। और जब उनको इलाज के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ बोला कि तुम लोग गद्दार हो और हम तुम्हारे पर नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। तो जब गैंग्स ऑफ 4 के बारे में क्या राय है एससीसीआई का, शिवदास घोष जी का, कि वे लोग अच्छे थे, कम्युनिस्ट थे, या फिर वास्तव में जैसा बोल रही है गवर्नमेंट वैसा थे? नहीं, मेरा वो जो गैंग ऑफ 4 को लिए जो डिस्कशन हुए हैं, इसके लिए चियांग चिंग को जो माफिक जो डिस्कशन हुए हैं, वो डिस्कशन प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन वो जो एनालिसिस है कि वो जो चियांग चिंग माओ त्से-तुंग को वाइफ होने के साथ साथ उनका जो पर्सनालिटी, उनका जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल जो स्टैंडर्ड वो अच्छा नहीं है। इसलिए ये संभावना रहती है कि जब माओ त्से-तुंग नहीं रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, तो माओ त्से-तुंग को वाइफ इस परिचय देने के साथ साथ वो खुद सत्ता टेक ओवर कर सकती है, ये हो सकता है। ये भी डिस्कशन हुए। वो मैं भी तो तब कॉलेज में स्टूडेंट थे, उस समय डिस्कशन में मैं भी शामिल थे जी। जो ये होना संभावना देखकर क्योंकि चियांग चिंग को जो फेस है, फेशियल एक्सप्रेशन में कोई पर्सनैलिटी, कोई पॉलिटिकल स्टैंडर्ड नहीं है,
लेकिन पॉलिटिकल स्टैंडर्ड नहीं है, पॉलिटिकल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, इस साथ पावर भी है, स्टैंडर्ड नहीं है पावर भी है, क्या होगा? पावर लेने के लिए, पावर कैप्चर करने के लिए इसके साथ और कुछ एस्पिरेशन उनके मन में है, होने का संभावना, ये गैंग ऑफ फोर अंडर द लीडरशिप ऑफ चियांग चिंग ये होने की संभावना, इसलिए डिस्कशन हुई है। अभी लेकिन भारत के जो नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग जैसे सीपीआई माओइस्ट लोग लीड कर रहे हैं भारत में, आपको नक्सलवादी में चारों मजेदार का जो एक टीम था उस तरफ से सशक्त मूवमेंट करा रहे हैं। उनका मानना है कि चांग किंग जो है सच्ची कम्युनिस्ट थी, और ये जो माओइस्टों का जो सबसे बड़ा इन्वेंशन था आपको रिवोल्यूशनरी क्या बोलते हैं सांस्कृतिक क्रांति, महान सांस्कृतिक क्रांति, उसको वो लीड कर रही थी और 10 साल तक कंटिन्यू लीड की वो। मैं बता दूं कमेंट आपको, मैंने अभी कुछ दिन पहले चांग किंग के बहुत सारा रचनाएं मैंने देखा था ऑनलाइन, आया था उनके बुक्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने उसे देखा था, तो उनका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। तो अगर इतना अयोग्य होती है अगर वो, तो लीड कैसे कर पाती महान सांस्कृतिक क्रांति जहाँ संघाई को लीड कर रही थी? जी, सांस्कृतिक अंदर तो कल्चरल रेवोल्यूशन का जो उनका जो रिपोर्ट पहले थे, क्या करने होगा, क्या करना है, पहले उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को रेजोल्यूशन दिए हैं, वो जब तक पार्टी में जो लोग थे वो लोग किए, अलग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग करके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चियांग चिंग को लीड करने के लिए किए हैं, ये सही बात नहीं है। वो जो रिपोर्ट दिए हैं पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट है, इस ये रेवोल्यूशन चाइनीज रेवोल्यूशन और चेनपोता का जो हिस्ट्री है दैट दी कैसे होना चाहिए, कैसे हो रहा है, वो जो है ही वहाँ पर है ही चाइनीज कल्चर रेवोल्यूशन। यहाँ पर अलग कोई अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चियांग चिंग को है ही ये नहीं है। नक्सलवादी मूवमेंट को लेकर एक बात मैं करना चाहता हूँ, नक्सलवादी में जो किसान मजदूर है, किसान है, वो लोग जमींदार के खिलाफ मूवमेंट किए हैं। वो मूवमेंट जंगी रूप से आया है, मिलिटेंट रूप से आया है, लेकिन ये है एक जमींदार को खिलाफ एक मूवमेंट जंगी रूप से आया है और राजसत्ता को खिलाफ एक क्रांति है, ये एक ही नहीं। नक्सलवादी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एक जगह यहाँ पर एक लड़ाई हो रहा है, ये लड़ाई महत्वपूर्ण लड़ाई है, वो लड़ाई मिलिटेंट, लेकिन तमाम राजसत्ता मिलिट्री पुलिस जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी को खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो करना है वो एक ही नहीं। एक है डेमोक्रेटिक मूवमेंट मिलिटेंट रूप से आए, एक है राजसत्ता को खिलाफ लड़ाई करना। नक्सलवादी मूवमेंट को साथ जुड़े हुए बहुत सारे इम्पोर्टेंट लीडर, बहुत सारे ऑनेस्ट कॉमरेड, उनको पुलिस मार दिए, गोली किए, अत्याचार किए, सैक्रिफाइस किए, लेकिन नक्सलवादी मूवमेंट ये है डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगेंस्ट ए फ्यूडल लॉ, ये राजसत्ता के खिलाफ लड़ाई नहीं। राजसत्ता के खिलाफ जो लड़ाई जो इनकिलाब कहती है, वो इंसरेक्शन जब कहती है, इसके साथ ये एक नहीं, ये सैक्रिफाइस थे, ऑनेस्ट भी थे, बहुत सारे। मैं तो देखते हैं उस समय तो मैं है ही संग्राम के साथ जुड़े हुए थे, उस समय बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट लड़ाकू कॉमरेड जान दिए, जान कुर्बानी किए, लेकिन सफल नहीं किए। इस लड़ाई तमाम भारतवर्ष को जो मिलिट्री पावर है, जो जुडिशियल पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो संगठित करना, उसका जो प्रयोजन है वो करने का क्षमता आप नहीं थे। लेकिन अभी जैसे कि अभी सीपीआई माओवादी के महासचिव बासवराज की भी हत्या हुई, सैक्रिफाइस दौर में सबसे बड़ा नाम भी है, सीएम के बाद उनकी मृत्यु हुई, शहादत हुई। लेकिन एक चीज़ जो दिखता है वो ये दिखता है कि माओवादियों का अपना एक स्टेट है, जनताना सरकार, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है दंडकारण्य के इलाके में,
और वो उसको लेकर के उसको तोड़ नहीं पाई है सरकार। बेशक अभी वहाँ पर मतलब बहुत लोगों को मारा गया है, 400-500 लोगों को काट दे फेंक दिया, गोली से भून दिया गया है, मासाशी तक की हत्या कर दी गई है। लेकिन जापान सरकार की जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, जिसकी कि राष्ट्रपति अब सुजाता है, कोटेश्वर की जो किशन जी थे पश्चिम बंगाल किसान के, जी थे। उनके उनकी उनकी वाइफ है सुजाता, वो राष्ट्रपति मानी जाती है उनके जापान सरकार के। तो सवाल है कि माओवादियों ने एक अल्टरनेट डेवलप किया, भले छोटा ही हो, लेकिन उन्हें अल्टरनेट डेवलप किया। उसने उसका अपना संविधान उन्होंने 2004 में 1 जून 2004 को स्थापित किया, लागू देश में किया है वो उन्होंने। और बाकायदा उन्होंने अपना एक विभाग बनाया है, वित्त विभाग, न्याय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग या और सब विभाग, शिक्षा विभाग। तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो क्या एससीसीआई ने कहीं कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया है इस तरह का जो एक स्टेट के रूप में दिखता हो? पहले बात मैं कहना चाहता हूँ, जो अत्याचार माओवादी को ऊपर हो रहा है, जी। किसान जी को हत्या, बसवराज जी की हत्या, ये हम नहीं समर्थन करते। ये डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है। वो सपोर्ट करने का कोई संभावना नहीं है, कोई प्रश्न भी नहीं। लेकिन आप सोचिए, पूरा राष्ट्र है भारत, उनका जो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन सिस्टम, उनका अंदर एक छोटा जायगा में एक स्टेट किए है। वो स्टेट अगर पूरा देश को जिस ढंग से चाइना में हुए है उस ढंग से करना संभव नहीं है, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों? चीन का स्थिति जो थे, एक जायगा में जो भी हो रहा है अलग जायगा से जुड़ रहे नहीं, विच्छिन्न थे, आइसोलेटेड थे। फ्यूडलिज्म है, सेमी फ्यूडलिज्म है, कॉलोनियलिज्म है, सेमी कॉलोनियल है। इसके जो सुविधा थे, एक जायगा मुक्त करने के साथ अलग जायगा जा रहा है, उसके जुड़कर जो शक्ति हो रहे हैं, जो क्षमता हो रहे है, तीसरा जायगा में जा रहा है। लेकिन सेंट्रलाइज्ड कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आज भारत को सेंट्रलाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो कितना दिन चलेगा? प्रोडक्शन का सिस्टम, प्रोडक्शन का जो संपत्ति कहाँ जुड़ेगी? तो संभव नहीं हो सकता। जो लोग सोचते हैं, मैं ये भी मान लेते हैं कि वो लोग ऑनेस्ट है, चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं। अच्छा, तो मैं ये जानना था कि ये शिवदास घोष जी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया इस देश में उन्होंने, और उन्होंने जो एक अचीवमेंट लोगों को अपने कम उम्र में, मात्र 53 वर्ष की आयु में वो चले गए दुनिया से, और तो उनका जो मुख्य जो ये था एम, वो क्या था? जो ये भारत पूंजीवादी राष्ट्र है, इसके क्षमता में, सत्ता में पूंजीपति वर्ग है। पूंजीपति वर्ग का उत्पादन के उद्देश्य है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। हमारा देश में जितना तरह पूंजी है उतना तरह पूंजी अभी बाहर में एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है, जो लेनिन को डेफिनेशन को साथ साथ एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल है, ये है इंपीरियलिज्म। भारत को साथ अलग अलग इंपीरियलिस्ट कंट्री को जुड़ हुए हैं। भारत के अंदर में इंपीरियलिस्ट कंट्री को पूंजी काम कर रहा है, भारत को जो पूंजी दूसरा कंट्री में काम कर रहा है, ये है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ये जो ट्रस्ट एंड कार्टेल, इसके साथ साथ जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का जो सब संस्था बना हुए हैं, उसके साथ भारतवर्ष भी जुड़े हुए हैं। तो ये राजसत्ता को क्षमता किसके ऊपर है? पूंजीवाद के ऊपर है। पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने के कौन शक्ति है? सर्वहारा श्रेणी। सर्वहारा श्रेणी के साथ साथ के खेत मजदूर और जो प्रांतिक चाषी है, किसान है, उनके साथ लड़ना है। इन लड़ने के जो स्तर है, ये रेवोल्यूशन का स्तर है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का स्टेज है। जो फरवरी रेवोल्यूशन के बाद अप्रैल थीसिस में लेनिन कहते हैं, फ्यूडलिज्म को जो भी चिन्ह अब देख रहा है, वो भी ये है पुराना एक हैंगओवर है, फ्यूडलिज्म के हैंगओवर। वो बुर्जा वो खत्म कर नहीं सकते। वो खत्म करने के लिए श्रमिक वर्गों के साथ लड़ाई करना जरूरी है। ये है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन CPI-ML माओवादी आप अभी तक सोचते हैं ये पूंजीवादी नहीं है।
और सामंती सामंती है, लेकिन सामंती नहीं है। जो भी सामंती को कुछ कुछ चिन्ह है, वो चिन्ह है हैंगओवर ऑफ द पास्ट। इसलिए कॉमरेड लेनिन को जो अप्रैल 24 को जो विश्लेषण है, जब स्टेट पावर में कोई वर्ग आए हैं, साथ साथ बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन हाफ डेकेड एंड ट्रंकेटेड, ये सोचना जरूरी है। लेकिन दुख की बात है कि ये नहीं समझ में आते हैं। सीपीआई भी नहीं समझ में आते, सीपीएम भी नहीं समझ में आते। वो जो सीपीएम आईएमएल लिबरेशन, उसके साथ माओवादी जो भी है, उनका रेवोल्यूशन का स्तर सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन नहीं। डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन जो भी कहते हैं, पीपुल्स डेमोक्रेटिक, न्यू डेमोक्रेटिक, नेशनल डेमोक्रेटिक, वो जो स्तर है, ये स्तर का जो रेवोल्यूशन क्रांति आप सोचते हैं, उसके एली फोर्स से बुर्जुआ। लेकिन समाजतांत्रिक जो रेवोल्यूशन है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, पूंजीपति वर्ग को खिलाफ, बुर्जुआ वर्ग को खिलाफ वो सहयोगी बन ले तो कैसे रेवोल्यूशन होगी, ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, रेवोल्यूशन को जो स्तर, इसके डिफरेंस है। हमारे कॉमरेड शिवदास घोष को चिंतनधारा लेकर हमारे पार्टी के साथ, इस पार्टी को बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस ये शिवदास घोष जी का जो मृत्यु हुआ था 76 में हुआ था, और माओ तुंग के पहले हुआ था, थोड़ा पहले, थोड़ा 2-3 महीना पहले, एक महीना, हाँ 1 महीना पहले हुआ था। और चारू मजूमदार जो नक्सलवादी आंदोलन के प्रणेता थे, उनकी मृत्यु जो है 28 जुलाई 1972 को हुई थी। तो थोड़ा सा बाद तक वो रहे थे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे थे कि ये जरूर निश्चित तौर पर चारू मजूमदार में और शिवदास घोष जी में भेंट हुई होगी, डिस्कशन हुई होगी। तो शिवदास घोष जी क्या उसमें चारू मजूमदार के बारे में नक्सलवादी आंदोलन को कोई नेता कॉमरेड शिवदास घोष के साथ डिस्कशन हुई है। शिवदास घोष एक ही बात पूछे हैं उनको, जो आपको नक्सलवादी को जो भूमि समस्या को लेकर जो मूवमेंट हो रहा है, मिलिटेंट रूप से हो रहा है, जान कुर्बानी हो रहा है, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मिलिट्री रूप है। लेकिन राज सत्ता के खिलाफ इंसरेक्शन को माफिक मूवमेंट है। इस डिस्कशन हुए हैं, लेकिन वो लोग कन्विंस नहीं हुए हैं। वो लोग समझने आते हैं कि ये है इंसरेक्शन है, टोटल जो इंडिया को स्टेट पावर, उसके खिलाफ ये आंदोलन करना है। और शिवदास घोष बोले हैं, लेकिन ये मूवमेंट है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, मिलिटेंट रूप से हो रहे हैं, बहुत सारे कॉमरेड जान दे रहा है, जान कुर्बानी कर रहा है, ये उनका जो ऑनेस्टी, ये अच्छा है। लेकिन राज सत्ता के खिलाफ जो क्रांति करना चाहिए, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, ये नहीं। अच्छा कॉमरेड, एक चीज था जिसे कुछ लोग बता रहे थे, थोड़ा टाइम ले रहे हैं आप पहले बताया। चीन में जो रूस में भी क्रांति हुई थी, और उससे पहले मार्क्स ने क्रांति किया था पेरिस कम्यून, जहाँ पर कि लगभग 40,000 मजदूर को जो है गोली से भून दिया गया था, एक रात में पकड़ के भून दिया गया, पकड़ करके मात्र 72 दिन के बाद। फिर रूस में क्रांति होती है। रूस में क्रांति होती है तो वहाँ पर जो है आपको भी लाखों लोग मारे जाते हैं, कमेट शहीद होते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर निकले ही थे, उसके बाद लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, मारे जाते हैं बहुत सारे लोग। जब द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, हिटलर सामने आता है, तो लगभग 2 करोड़ रूसी कॉमरेड्स की सेक्रीफाइस होते हैं, मारे जाते हैं युद्ध में। भारत में लोग बताते हैं कि भारत, चीन में भी, मैं चीन की बात भी कर लेता हूँ, चीन में भी जब रिवोल्यूशन होता है 49 ईस्वी में, माओ तुंग से लेकर के वहाँ 49 ईस्वी तक, लगभग 10 करोड़ लोगों की जान जाती है, तो युद्ध में जाने जाती है। एक कहीं कहा है थे कि आज़ादी की कीमत होती है, और उसकी कीमत खून होता है, ब्लड होता है। तो अगर चीन, जिसकी आबादी 44 करोड़ था 49 में, 10 करोड़ लोग मर सकते हैं, रूस की आबादी 20-22 करोड़ था, पता नहीं उसमें और भी कम होगा, आज तो 20-22 करोड़ है, तो उसमें 2 करोड़ लोग मर सकते हैं। तो भारत की 144 करोड़ की आबादी है, उस रेशियो से अगर बात करें तो 32 करोड़ लोग क्यों नहीं मर सकते यहाँ पर है। तर्क एक ये भी आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, चीन को जो रेवोल्यूशन है, वो रेवोल्यूशन पहले से मिलिटेंट रेवोल्यूशन, आर्म रेवोल्यूशन है। पीपल को साथ आर्म है, जमींदार को जो बाहिनी, उसके
लड़ाई करने के लिए जो बहनी उसके लिए आर्म रेवोल्यूशन हुए। स्टालिन को एक बात है, चीन को जो विशेष वैशिष्ट है, इसलिए पहले से आर्म लड़ाई करना ये है चीन का वैशिष्ट फर्स्ट। सेकंड, हिटलर को जो लड़ाई है ये तो एंटी फैसिस्ट लड़ाई है, ये अलग है, ये अलग है। भारतवर्ष को आजादी को लड़ाई पहले हमारा देश में हुए है आर्म, उसके बाद गांधी जी को नेतृत्व में समझौतावादी, साथ साथ गैर समझौतावादी कोई लड़ाई, तेलंगाना मूवमेंट भी हुआ था जी, बहुत से हुए हैं। लेकिन जब ब्रिटिश चल जा रहे हैं उस समय गैर समझौतावादी को संभावना बहुत सारे थे, इसलिए ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इस देश को जो कैपिटलिस्ट बना हुए हैं उसके ऊपर जिम्मेदारी देने के साथ चलेंगे। लेकिन भारत को जब रेवोल्यूशन और मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को क्रांति करने के लिए जो कोशिश करना चाहते हैं, उस समय पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो खतरनाक दिख है, ये रशिया को रेवोल्यूशन में ज्यादा दिन नहीं थे, 2-3 महीने, कुछ महीने बिल्कुल चीन में नहीं थे। लेकिन भारतवर्ष में पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को इतना दिन तक जो हो रहा है, ये सबसे खतरनाक है रेवोल्यूशन करने के। ये सबसे, ये जब जनता को अंदर में पार्लियामेंट के द्वारा जो क्रांति और उनको सुविधा कोई नहीं मिलेगी, उसको संभावना नहीं है, वो चेतना जब होगी उस समय जब लड़ाई होगी, उस समय तो जान कुर्बानी करनी होगा। अभी तक नहीं हुए हैं, इसके खतरनाक दिख है। मतलब बहुत सारे साल पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को जो प्रॉब्लम जो रशिया फेस नहीं किए हैं, चीन में भी नहीं फेस किए हैं, अभी फेस करना है। अभी जो भी कंट्री है गोटा सारा दुनिया में सभी जगह में पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, अब इसके अंदर टू पार्टी सिस्टम, टू पार्टी डेमोक्रेसी, वो जो पोलराइजेशन भी कर सके, इसके द्वारा जनता को जो मानसिकता को प्रभावित करने की जो संभावना है, इस पार्टी और इस पार्टी, इस लगाभग जो लड़ाई चुनाव के साथ हो रहा है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को इतना खतरनाक दिख, रेवोल्यूशनरी और क्रांतिकारी लड़ाई करने के लिए बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं। लेकिन जब इस मानसिकता खत्म होने के बाद लड़ाई के इंसरेक्शन के समय आएगा, उस समय तो जान कुर्बानी करना ही है। आपके बातों से एक चीज निकल के सामने आ रहा है कि अगर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो तेलंगाना मूवमेंट को विड्रॉ कर दी थी, सरेंडर कर गई थी, अगर वो सरेंडर नहीं करती, वो लड़ाई को आर्म रखे रहती है अगर, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो अभी दिख रहा है ये ना हुआ था ही नहीं, उसमें बहुत कमजोर था स्थिति में, तो संभावना दिखती आपको कि मैंने ये सफल हो सकते थे। पहले तेलंगाना और जो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से जो लड़ाई हुई है, तेभागा आंदोलन जिसका नाम थे, वो लड़ाई तो अच्छा थे। लेकिन सीपीआई जो पार्टी बना हुए है, जो मेन प्रॉब्लम है कि उन लोगों का लड़ाई अच्छा है, जान कुर्बानी अच्छा है, ऑनेस्टी भी अच्छा है, लेकिन पूरा जीवन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के आधार पर बनाने के लिए संभव नहीं हुआ। मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो कहा था कि रशिया में थोड़े दिन का पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स चल रहा था, संसदीय जिसको बोलते हैं, चीन में तो बिल्कुल नहीं था। भारत में अगर जब 1947 में तो जन्म मिल लिया था, उस तरह से अगर कहा जाएगा तो आपकी बात से ये निकल रहा है कि अगर उस समय लोग सरेंडर ना करते और लड़ते रहते अगर, तो संभावना बेहतर होती भारत में सफल क्रांति होने का। राइट, मैं ठीक समझ रहा हूँ? नहीं, ये जो आजादी को जो गैर समझौतावादी जो लड़ाई को धारा है, उसके साथ सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी, जेन्युइन कम्युनिस्ट पार्टी हो, तो उनके साथ जो लड़ाई करने का श्रमिक वर्गों का नेतृत्व में उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो लड़ाई करने के संभावना थे, वो लड़ाई एक साथ में चले तो अच्छा होते हैं, लेकिन वो नहीं हुए। स्टालिन 1925 के ऐसा ही डायरेक्शन दिए हैं। स्टालिन जो गैर समझौतावादी जो नेतृत्व है, उनके साथ कम्युनिस्ट को एक साथ मिलाकर, अच्छा, एक साथ मिलाकर लड़ाई करना जरूरी है, लेकिन सीपीआई वो नहीं किए है। सीपीआई
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सपोर्ट किया है 1942 में। अच्छा, उसके जो सेंट्रल कमेटी को मेंबर थे एन बटली वाला, हम्म। वो भी जो स्टेटमेंट है उस समय ऐसा ही सपोर्ट किया है। उस समय जो एंटी फैसिस्ट वार हुए हैं, उस समय रशिया का साथ जो ब्रिटिश लोगों को जो जुड़े हुए हैं एंटी फैसिस्ट लड़ाई के लिए, उसको कॉपी करने के साथ साथ हमारा देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सीपीआई लड़ाई नहीं की है। इसलिए स्टालिन भी 1952 से बहुत सारे डांटे थे। रणेन सेन को जो किताब है उस किताब में देखा मैंने देखा है। मेरा चूंकि वक्त कम है, ऑर्डर आ रहा है कि जल्द निकलना है, हालांकि बहुत सारी जानकारी लेना था हमको आपसे। एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा। 1967 में नक्सली मूवमेंट शुरू होता है, पार्लियामेंट्री चुनाव था और चारों मौजूदार उसमें भाग भी लिए थे। चुनाव में हार गए, बुरी तरीके से हारे और पूरी चीज़ें तहस नहस उनकी हो गई। उसके बाद उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट्री चुनाव में किस तरह समस्याएं होती हैं, उन्होंने चुनाव बाइकआउट का स्लोगन दिया। आज 50-60 साल के बाद, 50 जो भी साल बीत रहा है, अभी SIR लागू किया जा रहा है भारत में। जब से मोदी सरकार भारत में आई है तो यहाँ पर अब चुनाव का मैनेज कर लिया गया है। अब यहाँ तक कि जो बुर्जुआ पार्टी है, कांग्रेस हो, RJD हो या लेफ्टिस्ट जो भी हो, ये सही पार्टी भी परेशान है कि अब हम करें तो क्या करें, जो कि चुनाव आयोग ही मैनेज कर लिया। आज तो खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज हो गया है। अब उसको बोल रहा है कि इसे राहुल गांधी को बाहर बोलना ही नहीं है, जो भी बोलना पार्लियामेंट में बोले। पार्लियामेंट में बोलने देता नहीं है, बेचारा क्या करे, ना पार्लियामेंट में बोल सकता है ना बाहर बोल सकता है। तो ऐसे में एक RJD ने स्लोगन दिया था, चुनाव बहिष्कार का विकल्प मेरे पास क्लियर है रहेगा। तो मेरा कहना है कि ये जो और अभी SIR चल रहा है बिहार में, तो क्या लग रहा है चुनाव में माध्यम से कुछ बदलाव आ सकता है देश में? अब चुनाव के माध्यम कुछ नहीं हो सकता है तो पहले भी कि सही बात है, लेकिन ये बात आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहे हैं, सारे नहीं समझ रहे, नहीं समझ आते। लीब ने जर्मन कम्युनिस्ट को साथ लेनिन को जो डायलॉग हुए हैं उस डायलॉग वहाँ पर थे, आप समझने आते जे पार्लियामेंट को द्वारा कुछ नहीं होगे। हाँ, पब्लिक समझने आते, बोल नहीं है तो आप क्या करना है, पब्लिक को साथ आपको जुड़ना है। जैसे भी रशिया में मैं भी जुड़े हुए हैं, जब तक पब्लिक को अंतर में इस कंफ्यूजन दूर नहीं हो सके तब तक आपको इलेक्शन में रहना जरूरी है। क्यों? उन लोगों को साथ आइसोलेशन आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको चुनाव को साथ रहने का प्रिंसिपल ये सही ढंग से होना चाहिए। एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा, आप मेरे दर्शकों को आज शिवदास घोष जी का जयंती मनाया, यहाँ पर स्मृति सभा मनाया और हजारों लोग यहाँ पर मौजूद थे, बाहर भी लोग मौजूद थे, मैंने उनसे ही बात किया था। तो उन तमाम लोगों को, देश के लोग भी जब देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, संक्षेप में बता दीजिए। संक्षेप में ये है कि अभी जो छात्र युवा से श्रमिक किसान महिला को जो जीवन के मांग पर जो डिमांड है, उस डिमांड को लिए जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट और डेमोक्रेटिक धीरे से धीरे परिचालित करना जरूरी है। ये परिचालित करना है उन्नत नैतिकता संस्कृति के आधार पर, सटीक सही आदर्श के आधार पर। इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट पूरा एक से एक कंटिन्यूअसली करना चाहिए। इसके साथ साथ क्रांतिकारी पार्टी को जो क्षमता ये है आगे बढ़ाना चाहिए, संगठित होना चाहिए। इसके अंतिम से एक दिन आएगा, वन डे विल कम, जब जनता को क्रांति को साथ परिचित हुए हैं इंसरेक्शन के लिए जो राज सत्ता, मिलिट्री, पुलिस और जुडिशियरी को साथ जो राज सत्ता है, इसके खिलाफ लड़ाई कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, यहाँ पर दबाव है कि तुरंत निकलना है और कॉमरेड भी बहुत से जवाब दे रहे थे, लेकिन हमारे भी बहुत सारे सवाल थे, आपके भी सवाल होंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम निकालेंगे वक्त जब इनसे फिर बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी विदा लेते हैं और आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप सभी को भी नमस्कार। आप चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। अब बताइए कि बातचीत कैसी रही और आपका क्या इनसे भी क्वेश्चन है और मुझसे भी क्या क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।